लिखे। अगली चीज है अपने पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिक्स जो भी बोले, यानी एक तरीके से आपका क्या है एप्लीकेशन है। ठीक है, देखिए एक बात तय कर लीजिए कि और कहीं से क्वेश्चन आए ना आए, यहां से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा, बोर्ड में भी और जेई में भी। जेई में भी लगभग हर साल एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है, क्योंकि काफी आसान है। लेकिन जेई के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अलग तरीके के हैं, यानी इसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन वहां हम क्रैमर्स रूल से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, जो कि बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है तो पहले हम बोर्ड वाला कवर कर लेते हैं, हाँ, उसके बाद फिर हम उसकी चिंता करेंगे ये क्या है। अच्छा, ये पहली बार हम पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, ये हमने पहले भी पढ़ा है, याद करो तो। ये हम 10th में भी पढ़े थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना इन 2 वेरिएबल्स, और अच्छे बुक सॉल्व किए हो तो इन 3 वेरिएबल्स भी पढ़ा है हमने कि हाँ 2 वेरिएबल से किसी चीज को हटा के दोनों को 2 इक्वेशन से पहले 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, फिर दूसरे और तीसरे से 2 वेरिएबल में, और वहां से 2 का इक्वेशन 2 का वैल्यू निकाल के तीसरे में पुट कर लो। ऐसा किया हमने। इसको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स और यूजिंग डिटरमिनेंट। हम 3 into 3 का पैटर्न आपको बताएंगे, 3 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का वो आसान बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? दूसरी बात कि यहां से क्वेश्चंस तो आना ही आना है, ये आपके फ्री के नंबर देके जाते हैं, इतने आसान है अगर आपको बाकी सारी चीजें आती हैं तो, क्योंकि कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइन निकालना है, फॉर्मूला पुट करना है, खत्म। और इससे पहले हम लोग इनवर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से बात वही है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स उसी समय एग्जिस्ट होता है जब वो नॉन सिंगुलर होता है। इसकी बात पहले हम कर चुके, हाँ या ना? यहां से क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हैं। सपोज दैट पहला दिया है a1x + b1y और प्लस का c1z इक्वल टू कितना बच्चे d1, a2x + 3y + 5z इक्वल टू 7, ऐसा कुछ रहा होगा। दूसरा इक्वेशन आप मान लीजिए a2x + b2y और प्लस का b3z c2z, ठीक है, a2 b2 और c2z इक्वल टू कितना लिख लिया हमने d2। यहां हम लिख दिए a3x प्लस का b3y और प्लस का कितना बचे c3z इक्वल टू d3। ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपके पास, और यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x y z की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? तो यहां से आप सबसे पहले 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहला मैट्रिक्स का नाम आप a दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक कोएफिशिएंट से बनेगा, यानी यहां आएगा a1 a2 और a3, b1 b2 और b3, और c1 c2 और c3। देख, बिल्कुल हम बाकी लेंदी वाली चीज हम पढ़ाएंगे नहीं, मुद्दे की बात है सीधा सीधा। दूसरा मैट्रिक्स आप बनाएंगे x, जिसमें आप रखोगे x y z। क्या रखोगे? और 2 वेरिएबल रहेगा तो क्या लिखोगे? x y। समझ में आ रहा है? और तीसरा मैट्रिक्स आप b नाम दे दो, जिसमें आप लिखोगे d1 d2 और d3। अरे आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? अब थोड़ा ध्यान से तुम ऑब्जर्व करोगे इस चीज में, तो तुम्हें दिखेगा कि a को x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो b के बराबर है। थोड़ा सोचो। अरे आता है सभी को मल्टीप्लिकेशन, a1x + b1y + c1z इक्वल टू d1, a2x + b2y + c2z इक्वल टू d2, a3x + b3y + c3z इक्वल टू d3। यानी यही बात तो है ऊपर। अरे हाँ या ना? लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। किसकी चाहिए? अभी बताया कि केवल x चाहिए, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दे? इसको बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? तो इधर भी करना पड़ेगा। तो यहां से तुम्हें मिलेगा ix इक्वल टू कितना भैया? a इनवर्स b। अरे आया? तो यहां से तुम्हें क्या मिलेगा? x इक्वल टू कितना? a इनवर्स b। और अभी फॉर्मूला तुमने पिछली क्लास में पढ़ा है a इनवर्स का 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, और डॉट यहां क्या आ जाएगा भैया? b। यही फॉर्मूला है जो हमें क्या देगा? बोर्ड के लिए। किसके लिए? x y z की वैल्यू देगा। और इसमें कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी जो हमें नहीं आती हो, आती है, सभी को पता है। अब रही बात कि अगर ऐसा चीज है तो ये हमें क्या देगा? हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहली बात, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बात है या कुछ पॉइंट्स है, आप उसको समझे। पहली बात, पहला केस कि अगर कहता है a डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए भैया? अगर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमें देगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या देगा बच्चे? यानी हमें यहाँ x y z की वैल्यू मिलेगी। और यूनिक सॉल्यूशन कैसा ग्राफ देता है? इंटरसेक्टिंग ग्राफ। सभी को पता है कैसा ग्राफ देगा भैया? हाँ, ये भी समझते जाओ। पढ़ा है ना भैया 10th में? अरे पढ़ा था क्या? डिलीट हो गया था? था ना? हाँ।
ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग ग्राफ। दूसरा केस लिख रहे हैं, समझना कि हो सकता है कि ए डिटर्मिनेंट कितना हो जाए भैया, 0 हो जाए। ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0। तो इसका पहला केस ए डिटर्मिनेंट 0 हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब ये हमें देगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या देगा बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले या आप इसको मिनिमम सॉल्यूशन बोले, क्या बोले। और इसका जो ग्राफ देगा वो देगा कोइंसिडेंट ग्राफ। समझ में आ रहा है। अच्छा हम एक ग्राफ लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है, हम यहाँ आपको अभी ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ये लाइन है या प्लेन है। बेसिकली ये प्लेन होता है। 2 वेरिएबल हमें लाइन देता है, क्या देता है 2 वेरिएबल। 3 वेरिएबल हमें प्लेन देता है, क्या देता है। और प्लेन अभी आपने पढ़ा नहीं है वेक्टर 3D में, इसीलिए भी हम ग्राफ लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है। अगर 2 वेरिएबल में होगा तो कोइंसिडेंट लाइन होगा और 3 वेरिएबल में तो कोइंसिडेंट प्लेन होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा तीसरी बात कि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो गया और बगल वाली क्वांटिटी यानी एडजॉइंट डॉट ए डॉट बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो गई, तब हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। क्या मिलेगा बच्चे, नो सॉल्यूशन। और इस केस में ग्राफ मिलेगा पैरेलल ग्राफ। पैरेलल ग्राफ का मतलब समझ में आ रहा है, यानी ये कभी कट ही नहीं कर रहा होगा, कभी मिल ही नहीं रहा होगा। मिल नहीं रहा होगा तो इसके बीच में कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जिस इक्वेशन यानी जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमें सॉल्यूशन मिलता है, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं। तो आधा क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में यही पूछा है कि केवल बता दो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। और बिहार बोर्ड के बच्चे जो एग्जाम देने वाले वो 100% उनसे केवल यही बोलता है कि चेक करके बता दो। समझ में आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है। और जिसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसको आप बोलते हो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। संभव ही नहीं है निकालना पैरेलल लाइंस। अरे कैसे निकालोगे, ए डिटर्मिनेंट कितना हो गया तुम्हारा 0 और इधर वाला क्वांटिटी नॉट 0, तो संभव है क्या, नॉट डिफाइंड है ना भैया। और लेकिन 0.0 आ जाए तो थोड़ा मोड़ा आइडिया है कि उसको इक्वेट कर देंगे के से, और आंसर किसके टर्म में आने लगा, के के टर्म में कराएंगे। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसी में एक कांसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो भी बताएंगे। लेकिन बोर्ड में फिलहाल इतना ही है कि हमारे पास ऐसा इक्वेशन दिया है तो हमें ये सारी चीजों में चेक करके बताना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन बताना है। क्लियर है, नोट कर फटाफट। और उसके लिए पैसा लगता है। हाँ मिटा ले। चलिए अभी इसमें थोड़ी सी चीज और समझेंगे और उसके बाद हम आपको आगे लेके चलेंगे। वैसे इस चीज को हम क्रैमर्स रूल में ज्यादा बेहतर बताएंगे, अभी तो बोर्ड में ये चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा ताकि कहीं दिखे वो टर्मिनोलॉजी तो आप उसके बारे में सोचे, ज्यादा परेशान ना हो। और उसके बाद इस पर हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ अगर कहता है कि कोई इक्वेशन में यहाँ पे ए भी 0 हो जाए, ए भी आपका 0 हो जाए और ए भी आपका क्या हो जाए बच्चे 0 हो जाए, तब ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ मतलब जिसका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए भैया 0 हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ डेफिनेटली एक्स वाई जेड तीनों का तीनों 0 आएगा, ये बात तो बचपन से हम जानते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन निकलता है, लेकिन यहाँ से जो पूछता है वो क्या है वो हम आपको बता दें। यहाँ से दो शब्दों का उत्पन्न होता है, एक है ट्राइबल सॉल्यूशन और एक है नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। ट्राइबल और नॉन ट्राइबल ये क्या है, इसके बारे में आप खुद से थोड़ा पढ़ेंगे तो शायद ज्यादा चीजें पढ़ पाए। हम बता देंगे आपको क्या चीजें हैं, लेकिन हम इस टॉपिक को बार बार बच्चों को मजबूर करते हैं कि आप जाइए कहीं से ढूंढ के पढ़िए। हमारे काम की कितनी चीजें वो तो हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है वो खुद से थोड़ा ढूंढो। अब इसमें क्या कहता है, इसमें दो चीज निकलती है। इसमें पहली जो चीज निकलती है वो समझे। कहता है कि अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए इक्वल टू 0, इस वाले में होमोजेनियस सिस्टम है, तब ये आपको देगा नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। क्या देगा बच्चे, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। और दूसरी बात कि अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, तब ये देगा आपको ट्राइबल सॉल्यूशन। अरे इसी को तो बोल रहे हैं, इसी को तो बोल रहे हैं। वैसे है क्या, ये बहुत आसान सा चीज है, छोटा सा बात है, एक लाइन बोलेंगे खत्म हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि हमें इस शब्द से क्या लेना देना है। पहले हमें इस शब्द से इतना ही लेना है कि अगर किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और उसके पास नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन है, क्या है, तो उसके पेरेंट डिटर्मिनेंट यानी ये डिटर्मिनेंट को क्या कर देना है, 0 शो कर देना है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे ये डिटर्मिनेंट यहाँ जो आपने बनाया था ना, उसमें कोई एक अननोन डाल देगा लाइक के।
और बोल देगा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, तो उस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करोगे और उसको किससे इक्वेट करोगे, 0 से, तो वहां से k की आपकी वैल्यू मिलेगी। अरे बात समझ में आ, इसको डिटेल में इस पे कराएंगे, लेकिन यहां नहीं कराएंगे, इसको हम क्रैमर्स रूल में कराएंगे, क्योंकि मुद्दे की बात तो ये क्रैमर्स रूल में ही है, वहां ज्यादा आसान होता है इसको सॉल्व करना, क्योंकि वहां हम एडजॉइंट और इनवर्स को इंगेज करते ही नहीं, वो प्योरली डिटरमिनेंट पे होता है आपका क्रैमर्स रूल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, और जेई और एमसीक्यू में हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम आपका बोर्ड का पढ़ा। अब रही बात कि अगर ऐसा है तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे डील करें, बात समझ में आ रहा है? ये 2 लाइन नोट करेगा फटाफट, इसके बाद क्वेश्चन करवा रहे हैं जल्दी। चलिए अब इसके एप्लीकेशंस को बता रहे हैं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को हम करेंगे। बहुत आसान होता है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो एक क्वेश्चन करके हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें ऑपरेट करना है बोर्ड में, और फिर इसको हम अगली क्लास में आपको बाकी एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे कि क्रैमर्स रूल वगैरह किस तरीके से यूज करना है। हम 3 वेरिएबल का बता रहे हैं, किसका? 2 वेरिएबल बाय डिफॉल्ट हो जाएगा क्योंकि आसान पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास है x माइनस वाई प्लस ट्वाइस ऑफ जेड इज इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -5, और तीसरा इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 3z इज इक्वल टू 12, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि x y z की क्या कीजिए आप वैल्यू निकालिए। अब कभी कभी एग्जाम में बच्चों से नहीं जब पढ़ के गए रहते हैं या नहीं आते रहते हैं ना, तो उसको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब जो ऐसे एलिमिनेशन है कि इसको हम एक साथ रखे, ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, y गायब हो गया तो x z में आ गया, फिर इसमें x z में लेके आके सॉल्व कर दिए, और हम उसको काउंट करके कर लिए, घर पे आके ये तो कर ही दिया है x y z की वैल्यू, तो वहां आपको मिलेंगे 0 नंबर, ठीक है। वहां आप पे एग्जामिनर तरस नहीं खाएगा कि चलो बच्चा ने कैसे भी x y z तो निकाला ही निकाला है। आपको इसको कॉल कैसे सॉल्व करना पड़ेगा भैया? डिटरमिनेंट के ही हेल्प से और मैट्रिक्स के हेल्प से ही करना पड़ेगा। तो कैसे काम करेंगे वो समझे, जिस तरीके से लिख रहा है उसी तरीके से सभी लोग इधर ध्यान देंगे, थोड़ी हमारी मदद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां से हम मैट्रिक्स लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे? ए जो मैट्रिक्स है वो है आपके पास 1 3 2 -1 4 -1 और इधर 2 -5 और 3। x के जगह हम रखेंगे x y z, और हमारे पास आ गया एक b जिसके क्या ये तीनों चीज क्लियर है? अब हमें फॉर्मूला के हिसाब से लिखना है x इक्वल टू a इनवर्स b, और इसको लिखना है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, और डॉट यहाँ क्या लिखना b, यानी ये सारे क्वांटिटी हमें चाहिए, ये सुनिए। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, यानी हमें तो पहले चेक करना पड़ेगा ना कि भैया सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले हम निकालेंगे ए डिटरमिनेंट, क्या निकालेंगे? ए डिटरमिनेंट। अच्छा, ए डिटरमिनेंट सीधे हम एक्सपेंड कर रहे हैं r1 के लॉ, किसका लॉ? 1 ब्रैकेट के अंदर 12 और -5 बोल आया, फिर आ गया माइनस माइनस प्लस 1, कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 1, तो हो गया 9 और प्लस का 10 आया, और फिर यहां से आ गया प्लस का 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 -8 यानी -11। अरे हाँ या ना? तो यहां से ये सॉल्व होके आया 12 - 5 7, 10 9 कितना आ गया? 19, और माइनस का कितना आ गया? 22, तो 19 7 हो गया 26, और -4 सॉल्व हो गया 4 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये देगा हमें यूनिक सॉल्यूशन, यानी हमें आगे की काम जारी रखनी है। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाता तब हम फिर निकालते हैं ज्वाइंट a डॉट b, क्या निकालते हैं? और अगर वो भी 0 आ जाता तो कंसिस्टेंट होता, लेकिन वहां सॉल्यूशन निकालने को आपसे पूछेगा नहीं, वैसे निकाला जा सकता है, ठीक है, वो भी करके दिखाएंगे, ठीक है। अब अगली चीज, जैसे ये चीज निकल गया हमारे पास, अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, क्या चाहिए? एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज, बताए कोफैक्टर का क्या डायरेक्ट लिखे? हाँ, तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, अभी बता देंगे कैसे चिपकाना है, ठीक है, चिपकाना कैसे वो भी सीखना। सबसे पहले तो लिखना है माइनर, क्या लिखना है? 1 का माइनर है 12 और 5 7, या तो सही बोलो या तो गलत मत बोलो, ठीक है। हाँ, -1 का हो गया 9 और 10 19, और 2 का हो गया कितना? 3 और माइनस का 8 -11। मारे बोल रहे हैं, या तो सही बोल या तो नहीं बोल। हाँ, 3 का निकाल रहे हैं, किसका? -3 + 2 ठीक है। 4 का निकाल रहे हैं तो ये हो गया 3 और -4 फिर हम निकाल रहे हैं -5 का, तो -1 + 2
तुम लोग रहने ही दो। 2 का निकाल रहे हैं 5 और माइनस का 8 प्लस का 3 -1 -5 -6 और 3 का हो गया 4 और +3 कितना भैया 7। ये क्या निकाला तुमने? अब तुम्हें करना है इसका कोफैक्टर। क्या करना है? सुनना, ए प्लस तो ए माइनस तो प्लस तो माइनस तो प्लस तो माइनस तो प्लस तो माइनस तो, और इसका क्या करना है? अब यहां हम लिख रहे हैं इसको एडजॉइंट ऑफ ए जो आया वो आया आपके पास कितना? 7 - 19 -11, ये आ गया 1 -1 और -1, फिर आ गया आपके पास -3 11 और 7, ये आ गया आपका एडजॉइंट है। अब ये एग्जाम में क्या करना सुनना, इसके ऊपर थोड़ा जगह छोड़ना और चुपचाप यहाँ चिपकाना C117 C12 -19 C13 -11 C21 आपको लिखना है 1 C22 आपको लिखना है -1 C23 लिखना है आपको -1, फिर आपको यहाँ लिखना है C31 -3 C32 आपको लिखना है 11 और C33 लिखना है आपको 7। ये लिखना है, डायरेक्ट यहां मत पहुंच जाना, इसी से तो ये बना है ना भैया। तो पहले इसको लिखना फिर इसको लिखना और उसके बाद इसको लिखना। अरे यही होता है ना, इतना मेधावी दिखाओगे वहां तो नंबर कट जाएगा। समझ में आ रही बात? तो 1-2 लाइन ऊपर छोड़ देना, डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लेना और यहीं से उठा के ऊपर चिपका देना कोफैक्टर। अरे आया बात समझ? ये निकलने के बाद अब चूंकि ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, तो हम इसको पुट करेंगे फॉर्मूला में। किस में पुट करेंगे? अब फॉर्मूला अगर हम निकालें तो सीधा सीधा x की वैल्यू हमारे पास है 1/a डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 4 आया। और एडजॉइंट हमारे पास है, लिख दे 7 - 19 -11 1 -1 -3 11 और 7, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? b कितना है? 7 -5 12। अच्छा एक बात बता, इसका ऑर्डर 3 × 3 है और इसका ऑर्डर 3 × 1 है, तो रिजल्टेंट कितना आने वाला है भैया? अरे 3 × 1 का आने वाला है क्या? ओके, और यहाँ बाहर 1/4 बैठा है और मल्टीप्लीकेशन में हम जानते हैं कि ये बाहर बैठा रहेगा, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स में जाके, हाँ या ना? अब मल्टीप्लाई करें 7 7 जा 49 और माइनस का 5 और माइनस का, अरे आया नहीं आया, तो 36 5 कितना हुआ? 41 41 8 49, हाँ या ना बोल? अभी देखेंगे क्या होगा इसका। -19, हाँ 19 7 आया टेबल। 19 7 कितना होता है? 133 पक्का? हिंदी में पढ़ते तो 33 तो याद रहता है ना। -133 कितना और प्लस का कितना भैया? 5 और 12 दाइयां 120 और 132। अरे सोच ले, 132 सही है। 11 × 7 माइनस का 77 और प्लस का कितना 5 और 12 7 84 आया। अब थोड़ा सॉल्व कर इसको 1/4 ब्रैकेट के अंदर ये 8 आया, हाँ इधर 132 5 37 137 33 4 आया क्या? पॉजिटिव आया आपको इधर 77 और 1 सेकंड कितना हुआ? 2 आएगा 84 5 कितना हो गया? एडिशन 12 पॉजिटिव नेगेटिव और एक कितने के बराबर है भैया? XYZ के बराबर। अब सुनना, इधर देखे, अब यहाँ से लिखेगा XYZ और यहाँ लिखेगा, इसको आप अंदर लेके जाओगे तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कंपेयर करके x की वैल्यू क्या लिखोगे? 2, y की वैल्यू और z की वैल्यू। ये जितना आसान आपको दिख रहा है ना उतना ही आसान है, यानी ये फ्री में नंबर देता है आसान। अब एक बात समझ कि अगर जिसका भी यहाँ XYZ की वैल्यू उल जलूल आएगी 13/17 -33/15 ऐसा कुछ, तो 100% आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। चेक करने का तरीका फ्रैक्शन में आ सकता है 1/2 -3/4 ऐसा छोटे छोटे फ्रैक्शन जो सिंपल है। जनरली वो आपको वैल्यू ही देता है 1 -1 0 1 2 -5 4 ऐसा कुछ देगा। 33/17 ऐसे 45/33 ऐसा कुछ नहीं आएगा। अगर आना आ रहा है मतलब आप क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो, रीचेक करो। और रही बात बोर्ड के क्वेश्चन की, वो तो डेफिनेटली नहीं आ सकता,
वो सिंपल वैल्यू ही आएगा। एक ये भी तरीका है अपने आंसर को चेक करने का, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है चेक करने का? सुन, इस x की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख, अगर ये वैल्यू अगर इसको ये सेटिस्फाई कर गया, जैसे 2 रखा था 2 हो गया, y 1 रखा था कितना हो गया 2 - 1 1, और z की वैल्यू 3 2 जा कितना हो गया 6 + 1 कितना हो गया 7। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है उसको वहां रख के चेक कर लेना, अपने आप पे इतना भी भरोसा मत करना, नहीं तो 6 नंबर गया। अभी तो तुम्हारे बोर्ड में शायद 5 आ गया, तुम्हारे पहले 6 आता था, अभी 5 हो गया, 5। हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं आएगा। सुन ले, अभी ऐसा आएगा नहीं, ये डायरेक्ट अगर आ जाए तो ठीक है, बेहतर है, आपका किस्मत आसान है। अदरवाइज ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केस स्टडी में। कैसे? मतलब इसको एक कहानी बना देगा, और कहानी बना के आपको, और फिर वहां से आपसे पूछ लेगा कि भैया कितने प्रोडक्शन कॉस्ट है, या कितने बैट्स बन रहे हैं, या कितने बॉल्स बन रहे हैं, कितने लैंप बन रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। कंसेप्ट यही है, उस तरीके से काम करना पड़ेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? फ्री के नंबर समझ में आ रहे हैं? पक्का? चलो, ये हुआ आपका मैट्रिक्स एनसीईआरटी का समाप्त। नोट करें, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक ही चैप्टर है। हाँ, नोट करें फटाफट।